application of derivatives. I'm continuing from the last session, rate of change. And as you said, today we will discuss 11, 13, 14 and 15 number question of your book. So see this one. सबसे पहले question number 11. What is said? A particle moves along the curve. एक पार्टिकल है जो इस कर्व के along मूव कर रहा है. Find the point on the curve. देखिए ये कोई पार्टिकल है और वो इस कर्व के अलोंग ऐसे मूवमेंट कर रहा है और ये आपको कर्व की डेफिनेशन दी हुई है. ठीक. पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज x कोऑर्डिनेट. देखिए बच्चे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसने कहा है कि y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x कितना है, 8 टाइम्स. यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि dy अपॉन dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू किसके है, 8 के. अब उसने क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट. हमने उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है. तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. ये आपके पास क्वेश्चन की वैल्यू आ गई. डिफरेंशिएट कीजिए. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स you will get 6 टाइम dy upon dx 3x square और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, 0. तो 6 dy upon dx is equal to 3x square. dy upon dx की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 8 के. तो 6 टाइम 8 is equal to 3x square. 48 is equal to 3x square. 16 is equal to x square. तो बच्चे आप चेक कर सकते हैं, you will find the value of x 2. एक कौन सी 4 और एक क्या होगी -4. Now the same value of x is equal to 4 you can put in our question. Okay? तो जब आप इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट अप करेंगे, 6y x की वैल्यू 4 पुट अप करेंगे तो इट बिकम्स 64 प्लस 2. तो आपके पास y की वैल्यू जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे या जैसे भी अपने पास वैल्यूज रखेंगे तो इट बिकम्स 66. तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 11. तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया 4 and 11. नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू -4 इन द सेम क्वेश्चन. तो वी विल गेट -64 प्लस 2. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, -62/6 कैंसिल करने पे -31/3. तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, -4 -31/3. तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. समझ रहे हो? तो ये आपका क्वेश्चन, बस ये आपका चेंजिंग फैक्टर है इस क्वेश्चन में. dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8 और यही आपको गिवन था. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 13. चेक कीजिए. अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 13. एंड इन क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट ही सेड, he said a balloon which is always remains spherical. एक बैलून है जो always क्या रहता है, spherical रहता है. ठीक. has a variable diameter. देखो आपको उसका डायमीटर दिया हुआ है 3/2 into 2x और आई थिंक आप सबको पता लग जाएगा कि इसका रेडियस क्या होगा, 3/4 2x plus 1. Okay, what is said, find the rate of change of its volume with respect to x. बच्चे अब आपको रेडियस पता है तो आपने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना होगा, 4/3 पाई r क्यूब.
वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 3/4 2x+1 का होल क्यूब। चेक करते जाइए, मैंने आर की जगह पे वो पूरे का पूरा वेरिएबल क्या कर दिया, यहाँ पे फिल आउट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 का हो जाएगा बच्चे 27, 4 का हो जाएगा 64, 2x+1 का होल क्यूब। कैंसिल कीजिए, 3 and this 9, this and this 16, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 9 पाई/16 2x+1 3। अब आ जाइए, अब हमने फाइंड आउट करना है dv/dx सेम वे में, एंड वी विल फाइंड 9 पाई/16, डेरिवेटिव कीजिए 3 टाइम्स 2x+1 होल स्क्वायर, और आगे 2x+1 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है 2। आई थिंक डेरिवेटिव सबको फाइंड आउट करना आता होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब कैंसिल कीजिए, तो यू विल गेट 27 पाई/8 and 2x+1 whole square. This is the rate of change of volume with respect to x. और इस क्वेश्चन में हमने इसी को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। आई थिंक एवरीबॉडी गेट दैट। यस जसवीन। सर ये समझ नहीं आया कि dv/dx में व्हाट इज x। नहीं बच्चे, उसने, आप देखो आपको क्या दिया था, उसने कहा था कि डायमीटर, देखो डायमीटर किसकी फॉर्म में दिया था, एक्स की फॉर्म में दिया था ना, वेरिएबल। और उसने हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है, तो दैट्स व्हाई हमने dv/dx फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज एक्स, इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं, इट्स अ वेरिएबल। ओके सर, ओके ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आइएगा, बच्चे हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा कि मैंने आर की वैल्यू पहले ही क्यों पुट अप की। देखिए आर की वैल्यू पहले इस पुट अप की बच्चे, अगर मैं आर की वैल्यू बाद में पुट अप करता तो भी क्वेश्चन सेम होना था। अब लीजिए, अगर मैं इसका एक्स के साथ रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करता तो क्या होना था, dv/dx, तो आपकी वैल्यू बननी थी 4/3 पाई इंटू 3r² एंड dr/dx। ये 3 और 3 क्या होता, कैंसिल होता, तो यू विल गेट 4 πr² dr/dx। अब आप सेपरेटली r का डेरिवेटिव करके लाते, सेपरेटली क्या करके लाते, 2/x³। ठीक, तो आप इसका डेरिवेटिव करके लाइए, तो जैसे ही आप डेरिवेटिव करके लाएंगे और फिर से पुट अप करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। अब देखिए इसका आप सेपरेटली फिल करके लाएंगे, तो dr/, नहीं r की वैल्यू और भी थी बच्चे, इसमें था 3/4, ठीक है, r³ था ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आनी थी 3/4 एंड 2x+1। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करके लाते तो ये आना था आपके पास, आर की वैल्यू को बता रहा हूँ कि आर की वैल्यू आपको ये गिवन थी 3/4, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करके लाते 3/4, तो एज इट इज 2x का डेरिवेटिव हो जाता है 2, तो dr/dx की वैल्यू क्या हो जाती 3/2। अब देखिए 4 पाई एज इट इज, अब इस r² की वैल्यू आप फिर से पुट अप करते, तो ये क्या आना था 16/9। आर की वैल्यू देखिए बच्चे 9/16, सॉरी 9/16 एंड 2x+1 का होल स्क्वायर, dr/dx की वैल्यू क्या आनी थी 3/2। अगर आप इसको सॉल्व करते, बाद में भी सॉल्व करते, तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, उसमें कोई इश्यू नहीं है, इसलिए हमने पहले इसमें सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू। यस
ओप्पो। बच्चे आपके पास ना अनम्यूट का ऑप्शन आ जाता है। जब मैं यहां से आपको अनम्यूट करता हूं तो आपके पास अनम्यूट का एक ऑप्शन आता है, उसके बाद आप बोल सकते सर इसमें जो परिवर्तनशील डायमीटर दिया है हैं। उसको हम क्या मतलब क्या समझेंगे उसको? बच्चे ये उसको है, जैसे अगर ये बैलून है तो उसका डायमीटर इंक्रीज और क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। और डिक्रीज होगा। या तो इंक्रीज होगा या क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर डिक्रीज किसी भी चीज बैलून का रेडियस या डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज इंक्रीज और क्या डिक्रीज। होगा, डिक्रीज। हमने वही फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज मींस इंक्रीज और डिक्रीज। जी सर। ओके, इस चैप्टर का सर नाम ही वही है। सर यहाँ पे हम इसको नहीं समझ सकते कि जैसे कि इसके रेडियस में परिवर्तन दिया है, ये यहाँ पे नहीं है ना? एक मिनट के लिए होल्ड करना, जरा 1 मिनट के लिए। हेलो। 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 स्टूडेंट, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी। हाँ जी, अब बोलिए बच्चे, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे दोबारा से बोलिएगा प्लीज। ओप्पो। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो मतलब कि चेंजिंग डायमीटर है, ये हम्म। किसी रेट पे नहीं हो रहा है ना? नहीं, अभी किसी रेट पे नहीं हो रहा, अभी तो जस्ट वो चेंजिंग कर रहा है। अगर वो रेट कहता तो फिर वो आपको डेफिनेटली उसकी कोई वैल्यू देता। अभी तो जी देखो जो सर। जी आपने आंसर निकाला है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम एक्स के अकॉर्डिंग इस रेट पे चेंज होगा, बस दैट्स ऑल, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। थैंक यू सर। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द जी नेक्स्ट सर, वन बच्चे। आई अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। कहां से बोल रहे हो बच्चे? सर यूपी से। ओके, नेक्स्ट टाइम अपना नाम जरूर फिल करो। करीना। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, can you explain question 14 too? हाँ, अभी कर रहे हैं बच्चे, ये देखो हमने पहले ही लिखा हुआ है, शायद आपने लेट ज्वाइन किया। 13, 14 एंड 15। Okay. आई एम टॉकिंग टू करीना कपूर और सिंपल करीना? Kareena Khan. ओह वेरी गुड। चलिए, कहाँ से? Bihar. ओके, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 चेक कीजिए बच्चे। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो चेक कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। आपके पास एक सैंड है, जो आपने भी कभी अगर मिट्टी के साथ या सैंड के साथ अगर आपने प्ले किया होगा, तो अगर आप एक ही जगह पे सैंड को फेंकते रहेंगे
तो इट्स लुक लाइक अ कोनिकल, तो एक कोनिकल सा ही बनता रहता है अगर एक ही जगह पे आप कॉन्स्टेंटली मिट्टी को फेंकते। ठीक है, अब आप देखिए जहां पे आप इस मिट्टी को फेंक रहे तो कौन बड़ा होता जाएगा। आपको रेट ऑफ चेंज क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब जो भी यहां पे कौन बन रहा है उसका रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। गॉट माई पॉइंट? इसको समझना है बच्चे आपने। नेक्स्ट चलते, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन, आपको पता है कि एक जो कोन होता है उसकी हाइट होती है एंड नेक्स्ट उसका क्या होता है, रेडियस होता है, एंड इट इज गिवन टू यू इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। आपको ये भी गिवन है कि जो उसकी हाइट है वो रेडियस का क्या है, 1/6 है। ये भी आप संभाल के रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज इक्वल टू दिस वन। अब आपको वो दे गया कि जब आपके पास रेडियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी तो उसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो एक्चुअली हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी एच अपॉन डी। पहली बात तो ये देख लीजिए किसी को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी लगा हो कि मेरे को ये क्वेश्चन ही समझ नहीं लगा। यस बच्चे, गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सर मेरी बुक में जहां आपने रेडियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर लिखा है सर, मेरी बुक में हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो हाइट ही है, मैं ही गड़बड़ कर, वो हाइट ही है, बस हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये लाइव में छोटी मोटी गलती हो जाती है कई बार। श्रीपर्णा, सर आपने dv अपॉन dt को 12 सेंटीमीटर क्यूब प्लस पर सेकंड क्यों लिखा? बच्चे देखिए वो उसने स्टार्टिंग में कहा था सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। अगर यहां एक पाइप से कोई सैंड आ रहा है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे फॉलिंग रेट 12 सेंटीमीटर पर क्यूब है, तो इसका मतलब वो जो रेट है वो इस कोन पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसी जिस स्पीड से ऊपर से सैंड आएगा उसी स्पीड से इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो ये उसकी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। ओके सर, थैंक ओके, यू सर। चलिए अब हम चलते हैं बच्चे। अच्छा, अब मैंने डी एच अपॉन क्या फाइंड आउट करना है, डी टी। तो पहले देखिए क्या होगा, आप सबको पता है कि अगर मैं वॉल्यूम को डिफाइन करूं तो वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास होती है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, वन इज आर एंड अनदर इज एच। आपको बच्चे क्या करना होगा, बिकॉज आपको एच फाइंड आउट करना है तो आप यहां से एक काम कीजिए, आर की वैल्यू क्या होगी 6h, तो आर को यहां से फिल कर दीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाई 3, आर स्क्वायर तो है ही है, एच की जगह पे आप क्या पुट अप, आर सॉरी आर की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट अप करेंगे, एच में ले आएंगे। ये भी आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 36 एच स्क्वायर और एक एच आपके पास ऑलरेडी था। ओके, नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे, 12 पाई इंटू एच क्यू। देखिए सारा कुछ किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, एच में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर और h की वैल्यू का नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा dh अपॉन dt। चेक कर लीजिएगा, आपको dv अपॉन dt की वैल्यू क्या दी हुई थी, 12, तो हम यहाँ पे 12 फिल कर देंगे, 12 पाई एज इट इज 3, h की वैल्यू क्या दी थी कि कब चेंज करना है, जब ये 4 सेंटीमीटर हो, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा 60 एंड नेक्स्ट क्या आ गया डी एच अपॉन डी टी।
चेक कीजिए 12 एंड 12 कैंसिल, तो अगर आप सही जा रहे हैं तो यू विल फाइंड dH अपॉन dt इज इक्वल टू 1/48 पाई। साथ में क्या आएगा बच्चे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, अगर वो कह देता कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो क्वेश्चन क्या चेंज होता? तो बच्चे फिर आप यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट करते r/6। अपने वॉल्यूम में इस h की जगह पे, जिसको मैं अभी बना रहा हूं, इस h की जगह पे आप r/6 फिल कर लेते, तो टोटल वॉल्यूम किस में हो जाता? r में। तो फिर आपके पास dr अपॉन क्या आ जाता? dt आ जाता। दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। हाँ जी, किसी को भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। इसी को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। कोई बात नहीं, आपके पास वीडियो बाद में भी अवेलेबल होगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरे को यहां समझ नहीं आया तो वहां देखिएगा, अगर नहीं पता चलेगा तो देन वी रिपीट इट अगेन। कैन वी मूव ऑन? ओके, तो लेट अस स्टार्ट with question number 50. What is question number 50? He said cost, एक कॉस्ट फैक्टर दिया हुआ बच्चे आपके पास 0.07 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000. Find the marginal cost when x is equal to 17 unit. जब x की वैल्यू क्या थी? 17 यूनिट है, तो हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बच्चे। मैंने कल भी आपको बताया था कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज dc अपॉन dx। तो आपको जस्ट एक सिंपल सा क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 0.07 3x स्क्वायर माइनस 0.03 2x प्लस 15। अब इसमें x की वैल्यू क्या पुटअप कीजिए? 17 पुटअप कर दीजिए, तो यू विल गेट 0.07 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.03 2 इंटू 17 प्लस 15। और चेक कीजिए बच्चे, इसका आंसर क्या है? सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। कल मैंने इसमें एक एवरेज कॉस्ट बताया था, कोई आप में से बताएगा व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? अगर इसी में एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी तो कैसे फाइंड आउट करें? एनीबॉडी? आप सारे ओपन हैं, इफ यू वांट टू टेल मी हाउ टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट। Total cost by number of costs, sir. यस, सिंपल सी बात, टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ पर्सन्स। तो बड़ी सिंपल सी है, आपने उसको x के साथ डिवाइड कर देना, which becomes एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट के चांसेस कम है, तो इस वजह से बच्चे थोड़े से वीडियो ऑन कीजिए भी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं मजा आ रहा। यू आर अभी एक रवि रंजन तिवारी हैं, थैंक यू, ठीक, एंड बाकी सब एलियंस लग रहा है। हाँ, विश्वाल प्रधान, वेरी गुड, अब लग रहे हो ना नाइस, ठीक। हाँ मेरे को, हाँ हर्ष, वेरी गुड, तरवीर, हाँ, तो मेरा भी इससे एनर्जी लेवल बना रहता है, अदरवाइज ठीक है। आप जानते हैं मेरे साथ भी क्या फील होता होगा मेरे, हाँ वेरी गुड।
वेरी गुड। तो ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन थे रेट ऑफ चेंज। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं, ध्यान से 5 टॉपिक्स हैं जो बच्चे नए हैं उनके लिए, ठीक। एक अप्रोक्सीमेशन जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, सेकंड रेट ऑफ चेंज, थर्ड ये मैं करवाऊंगा बच्चे आज ही, अभी ही स्टार्ट करूंगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एंड लास्ट में है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैंने उस दिन भी बताया था कि इनको हम थोड़े से माइनर मानते हैं, ठीक, ऐसा नहीं माइनर का भी हम इसको छोड़ देंगे, नो वी विल डू इट, बट ये जो है ये मेजर है तीनों, तो इनको तो हमने करना ही करना है। अब आप सोच रहे होंगे मैं कभी कोई एक्सरसाइज शुरू कर लेता हूँ, कभी कोई शुरू कर लेता हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ बच्चे, ये दोनों ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, तो हम एक में ही सीख सकते हैं इनको दोनों को, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो मैं भी कर रहा हूं आपके साथ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये एक आपके पास क्या है अलग तरह का पार्ट, ओके। तो हमने सेकंड पार्ट खत्म कर दिया एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग विद टेंजेंट एंड नॉर्मल। आज इसके बेसिक्स कवर कर दूंगा। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर पहले 2 टॉपिक्स में भी आपको कोई डाउट हुआ या कोई दिक्कत आई तो वी विल बी हियर और हम उसको डिस्कस करें, ओके। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो आपने एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन की थी इन क्लास 11th, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमने उसमें कहा था व्हाट इज m, तो m को हमने डिफाइन किया था इट इज अ स्लोप। याद है ना सभी को, m क्या थी हमारे पास, स्लोप थी, ओके। तो सबसे पहले तो आपने ये सीखना बच्चे व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल। हमारे पास एक कोई भी कर्व प्रोवाइडेड है, कोई भी, मैं 12th के साथ बड़ा प्रैक्टिकल चलता हूं बच्चे, अगर हमने किसी चीज को देसी मेथड से सीखना है तो हम देसी से सीखेंगे, बट अगर हमें टेक्निकल सीखना है तो हम उसको टेक्निकल सीखेंगे। तो देयर इज एनी कर्व जो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी या इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होगी, ओके। उस कर्व पे एनी पॉइंट जो गिवन हो सकता है, नॉन गिवन हो सकता है, एंड अ स्ट्रेट लाइन which is just touching this curve is called tangent। और टेंजेंट ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। इन द सेम वे a line perpendicular to tangent is called normal। तो चेक कीजिएगा, when you are dealing with questions you have 4 things, first curve या equation, second thing ये वाली, second thing होगा आपके पास point given और not given, यानी ये दिया भी जा सकता है नहीं भी दिया जा सकता। थर्ड थिंग क्या होगी, टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी, पॉइंट हमेशा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की फॉर्म में होगा। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इस क्वेश्चन में ओनली 3 थिंग्स विल प्ले, तो उन 3 थिंग्स में ऑन द स्पॉट आपको वो 2 प्रोवाइड करेगा, ऑन द स्पॉट वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, 2 प्रोवाइड करेगा, और आपको कौन सी फाइंड आउट करनी होगी, थर्ड थिंग फाइंड आउट करनी। देखिए क्या होगा, कभी वो आपको कर्व और पॉइंट दे देगा, आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना होगा, कभी वो आपको कर्व और टेंजेंट एंड नॉर्मल दे देगा, आपको पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। ऐसा कभी बहुत कम होता है कि पॉइंट और टेंजेंट नॉर्मल दे दे और आपको कर्व फाइंड आउट करनी, ये नहीं होगा। तो इसी तरह के ये क्वेश्चंस होंगे,
अब थोड़ा सा मैं आपको 11th में वापस लेके चलता हूं, कई बार हमारे हम वो कंसेप्ट को भूल चुके होते हैं, तो पहले मैं उस पे आपको थोड़ा सा अवेयर करता हूं कि 11th क्लास में हमने क्या सीखा था। चलिए 11th क्लास में आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी सीखी थी बच्चे, जिसका आपको एक पॉइंट गिवन होगा और उसकी स्लोप भी गिवन होगी। तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लिखते थे y माइनस y1। जरा मैसेज अनम्यूट करके मेरे को बताइए कितने कैंडिडेट को ये पता है, m टाइम्स Yes, sir. Yes, sir. x माइनस Yes, x। sir. Yes, sir. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या थी, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन थी। कब? जब आपको कोई एनी पॉइंट हो गिवन ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप गिवन। दूसरी चीज, एक हमने रिलेशन किया था बच्चे कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, एक की स्लोप है m1 एंड दूसरे की स्लोप है m2। इफ दे आर पैरेलल तो वी कैन से m1 इज इक्वल टू m2। कब? जब कोई भी दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती। नेक्स्ट हमने जो किया था, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी एक m1 है और दूसरे की स्लोप क्या है, m2। इफ दे आर परपेंडिकुलर तो हमें यह भी याद रखना होगा कि उस केस में m1 इंटू m2 की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती थी, -1। शायद याद होगी आपको। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन। किसकी टर्म में? स्लोप की टर्म। दूसरी चीज देखिएगा जो हम इसमें डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अच्छा, आपको पता होगा एक कि हम ये कहते थे कि इफ द इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हम m को स्लोप का नाम दे देते थे। व्हाट इज स्लोप? तो उसमें आ रहा हूं बच्चे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गॉट dy अपॉन dx इज इक्वल टू m। तो याद रखिएगा, अगर मैं किसी भी कर्व में dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं तो दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक स्लोप फाइंड आउट करने का और मेथड था बच्चे कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है और वो आपके एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, थीटा, तो स्लोप ऐसे भी फाइंड आउट की जा सकती थी, m इज इक्वल टू tan थीटा। आई डोंट नो आपको कितनों को याद है, बट ये 11th क्लास का स्ट्रक्चर था। एक स्लोप और फाइंड आउट करने का मेथड था, वो देखिए क्या, कि व्हेन एनी इक्वेशन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2, तो वी कैन फाइंड द स्लोप बाय दिस मेथड आल्सो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो चेक कीजिएगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन की जब मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो देयर आर 3 मेथड्स। पहला देखिए, किसी भी कर्व का डेरिवेटिव कर दीजिए, उसमें dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। अगर आपको दिया हुआ है कि वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो दिस इज द स्लोप। और अगर आपको दिया हुआ है कि वो स्ट्रेट लाइन टू डिफरेंट पॉइंट से पास आउट कर रही है तो दिस इज आल्सो द वे टू फाइंड द स्लोप। तो स्लोप कैन बी फाउंड बाय 3 वेज, 1, 2 एंड 3। और ये जो हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं बच्चे, ये ऑलवेज किसकी होती है, टेंजेंट की होती है। और मैंने आपको इसमें एक और रिलेशन बताया कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो उनकी स्लोप्स हमेशा इक्वल होंगी, व्हेन बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ये मैं सारा कुछ आपको 11th क्लास के फ्रेम से बता रहा हूं। एंड व्हेन स्लोप एंड पासिंग पॉइंट इज गिवन टू यू, बाय दिस वे वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो टेंजेंट भी हो सकता है और जो क्या हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। यानी टेंजेंट की वैल्यू भी हो सकती है, नॉर्मल की। टेंजेंट भी ऐसे ही फाइंड आउट होगा और नॉर्मल भी ऐसे ही फाइंड। ओके, तो ये थोड़ा सा आपके पास किसके रिगार्डिंग था, 11th क्लास के रिगार्डिंग था। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं हल्के फुल्के से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और
उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। लीजिए पहला क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्लास में भी कैरी ऑन होता रहेगा, चेक कीजिए। व्हाट इज सेड, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व व्हेन y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x एंड x इज इक्वल टू 2। बच्चे मैं इसको पूरा ही कर देता हूं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझिए। इसने हमें प्रोवाइड किया कि ये कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहां पे आपके पास आपको दिया गया कि x की वैल्यू क्या है 2। तो पहला काम तो आप पूरा पॉइंट करेंगे, x की वैल्यू 2 को अपनी मेन कर्व में पुट अप करेंगे, तो वी गॉट 8 माइनस 2, यानी इसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 2। देखिए आपको कर्व प्रोवाइड कर गया, आपको पॉइंट प्रोवाइड कर गया, अब हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप कैसे होगी, फाइंड द डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये वेरिएबल स्लोप होती है। वेरिएबल स्लोप का मतलब होता है कि ये इस कर्व के ऊपर कहीं भी स्लोप हो सकती है जब तक आप इसमें पॉइंट ना फिल करें। अब आपका पॉइंट था x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 6। जैसे ही आपने dy अपॉन dx में ये पॉइंट फिल कर दिया 2 एंड 6, देखिए जब मैं 2 फिल करूंगा तो इट बिकम्स 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास हो गया 11। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। बच्चे ध्यान से देखते जाना, अभी मैं पूरा क्वेश्चन कर दूंगा और इसी एक क्वेश्चन में आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ये जो रेड लाइन है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, और आपके पास इस टेंजेंट की स्लोप हमने क्या फाइंड आउट कर दी, m इज इक्वल टू 11। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट हो गया 2 6, देखिए, और उसकी स्लोप पता चलती, तो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1। तो पासिंग पॉइंट आपके पास है 2 एंड 6, स्लोप आपके पास 11। ओके, तो व्हाट यू विल गेट x माइनस 2। चेक कीजिएगा, y माइनस 6 इज इक्वल टू 11x माइनस 22। सॉल्व कर दीजिए, 11x माइनस y, 11x माइनस y दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं बच्चे, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। किसी को भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क एनीबॉडी। अभी नॉर्मल करूंगा बच्चे, अभी तो टेंजेंट ही फाइंड आउट किया है, आपको जस्ट स्लोप के लिए कहा था तो मैं पूरे क्वेश्चन तक ही ले गया इसको। हाँ, जो बच्चों ने नया ज्वाइन किया है बच्चे, आपके लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं टॉपिक। यस अपूर्व। सर dy upon dx equals to m slope of tangent n। बिल्कुल, जब आप dy अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं तो वो m की वैल्यू ही होती है। m मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस सर, थैंक यू सर। अब इसी में आइए बच्चे, इसी से मैं आगे मूव कर रहा हूं। अगर वो आपको इस क्वेश्चन में ये कह देता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक, अब मैंने आपको कहा था कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सेम पॉइंट। इफ दिस स्लोप इज 11 तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी बच्चे, -1/11। कोई बताएगा क्यों नॉर्मल की स्लोप -1/11 क्यों होगी? एनीबॉडी? सर बिकॉज वो परपेंडिकुलर पे एंड m1 into m2 -1 होते हैं। वेरी गुड, बिकॉज वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप की प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगी, -1 की इक्वल होगी। बहुत अच्छे। तो अब देखिए, जब आप नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो इसमें चेंज क्या होगा, जस्ट क्या चेंज होगा, इसी में फिल कीजिए, y माइनस 6, जस्ट इस स्लोप की जगह पे स्लोप चेंज हो जाएगा, -1/11
एंड x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11y माइनस 66 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। ओके, वन साइड कर लीजिए, x प्लस 11y माइनस 68 इज इक्वल टू 0। देखिए ये किसकी इक्वेशन थी बच्चे, जिसको मैं अभी येलो में कर रहा हूं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, सेम सर्कमस्टांसेस। एंड आई डोंट थिंक कि आपको इसमें आगे जाने की जरूरत है, ये पूरी इस कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू है। अब क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज होती रहेंगी टाइम टू टाइम, बट वी कैन डू दिस क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, आपको ये बेसिक याद रखने हैं। और आज हमने आपको पूरी जितनी भी अब तक 12th की वीडियो हमने अपलोड की है अपने चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट भेज दी है। अगर किसी का कोई मिस हो गया हो तो उसको जरूर देखिएगा।